गुड मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक हो? चलो आज फिर तुम लोगों के हिंदी के क्लास में हम पहुंच गए हैं। तुम लोग भी अपना पहुंच जाना, अच्छे से सब अपना कॉपी कर लेना। जब स्कूल खुलेगा तुम लोग आओगे तो सबकी कॉपी की जांच की जाएगी। जो कॉपी में इस वर्क को पूरा नहीं किए हुए रहेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी, सजा मिलेगी, सब पिटाओगे। ऐसी बात नहीं कि हाँ छुट्टी है तो घर पे सिर्फ खेलना है, पढ़ना नहीं है। और ख़ास करके तुम लोग हिंदी को इग्नोर करते हो। बार बार मैं बताती हूँ कि भाषा सब पढ़ो, सब जानो, लेकिन अपनी भाषा सर्वोपरि, सबसे ऊपर रखो। जिस तरह से हम लोग अपने माता पिता को सबसे ऊपर रखते हैं उसी तरह से अपनी भाषा भी है। और अपने भाषा का मान सम्मान करना, अच्छे से पढ़ना लिखना बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इससे ऐसा नहीं कि हिंदी है तो हिंदी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे। अभी तो तुम लोग घर पर पूरा एकदम धमा चौकड़ी करते होंगे, लेकिन चलो उसके साथ पढ़ाई भी करनी है और अच्छे से पढ़ना भी है। कल तुम लोगों को मैं समास पढ़ाई थी, आज फिर उसी समास को लेकर के मैं आई हूँ। देखो यहाँ शुरू हो गया है समास का सबसे पहला भेद, यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझो। जिस समस्त पद का अंतिम खंड प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ देखो राज भवन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि राजा का भवन, राजा का भवन। अब इसमें देखना है कि बता रहा है कि जिस समस्त पद का अंतिम खंड, तो अब हमको इस समस्त पद में अंतिम खंड खोजना है, तो कौन सा हो जाएगा? भवन, क्योंकि राजा का भवन अंतिम पद है। तो यही तत्पुरुष समास का सबसे मुख्य शब्द है, जिसके द्वारा हम समास की पहचान कर सकते हैं। अब राजा का भवन का क्या है कि ये संबंध बताने का काम करता है कि भवन किसका है? तो राजा का है। अब चलते हैं हम लोग कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। अब देखिए, सारे चीजों को लिखवाया तो नहीं जा सकता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको बच्चों को सुन करके याद करना पड़ता है, समझे? अब यहाँ देखिए, तत्पुरुष समास में कारक की जो विभक्ति होती है वो लुप्त हो जाती है। कारक की विभक्ति क्या होती है? लुप्त हो जाती है। और प्रथम खंड में जिस विभक्ति का लोप होता है, यानी कि कारक का चिन्ह होता है ना, उसी को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो प्रथम खंड में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर तत्पुरुष समास के भेद के नामों का संबोधन होता है, उसको नाम दिया जाता है, वह उसी कारक के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। समझ गए? यानी कि अब इसी प्रकार तत्पुरुष समास के कारक को लेकर के 6 भेद हैं। ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं, आप सबको भी बताया गया है कि कारक 8 होते हैं, लेकिन समास में नहीं। समास में पहले यानी कि कर्ता और सबसे लास्ट वाले संबोधन 1 से 8 तक में पहला 1 नंबर और लास्ट 8 नंबर अंतिम को अलग कर दिया गया है, और बीच का जो 6 कारक है उसके नाम पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बनाए गए हैं। उन 6 भेदों का नाम आप लोग जान सकते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष,
चौथा आपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब यहाँ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सब में। अब यहाँ पहले कर्म तत्पुरुष को देख लेते हैं, उसके बाद करण देखेंगे। अब आप लोग नोट करते जाइए। पहला है सुख प्राप्त, दूसरा आशा थी। यहाँ देखिए 3 नंबर में है चीड़ी मार, यह गर्भ, माखन चोर। अब इसको हम क्या करेंगे कि विग्रह करेंगे इसका। ए आपका हो गया समासिक पद। ये क्या है, यानी कि समस्त पद भी बोलिए, समासिक पद भी बोल सकते हैं। ए समासिक पद हुआ और अब इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह। कल बताए थे ना, ये हो गया विग्रह। अब देखिए यहाँ लिखेंगे सुख को प्राप्त, जिसको हम खंडित कर रहे हैं वह विग्रह कहलाता है। अब देखिए इसमें ध्यान से, सुख को प्राप्त, को किस कारक का चिन्ह है बाबू? वो कर्म कारक का चिन्ह है। कर्तने कर्म को, यही आपका है जो कि हट रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे आशा को अतीत। अब यहाँ भी देखिए को कर्म कारक का चिन्ह है। फिर चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। फिर देखिए यहाँ कर्म कारक का चिन्ह आ गया, इसे कर्म तत्पुरुष कहेंगे। अब देखिए यहाँ गृह माने घर होता है, गृह माने घर, गृह को आगत, गृह को आगत, आगत माने आना। अब यहाँ देखिए माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला कौन था? चुराने वाला। अब यहाँ भी को सब देख रहे हैं अच्छे से। अब चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। दूसरा है करण कारक। अब करण कारक में चलते हैं, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। अब देखिए अब हम इसका विग्रह सिर्फ इसके कारक के चिन्ह से करेंगे। करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? करण कारक का से होता है। करण कारक का क्या होता है? से, जिसमें लगाव हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समस्त पद लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं विग्रह। अब यहाँ रस भरा। अब इस समासिक पद का, ये समासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे, यानी रस से भरा हुआ, रस से भरा।
देखिए रस से घड़ा। अब यहाँ देह चोर। अब देह से चोर यानी देह बचाने वाला, देह बचाने वाला तुम लोगों की तरह जो पढ़ना नहीं चाहता है। देह से चोर हो गया। अब देखो यहाँ भी से करण कारक का चिन्ह से, अच्छे से याद करना है इसको। अब यहाँ रोग पीड़ित यानी रोग से, बीमारी से पीड़ित। रोग से पीड़ित, यहाँ भी फिर से। अब चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं हम। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष फिर उसी तरह से लिख देना है समस्त पद। यहाँ लिखना है विग्रह। अब संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। अब हमको ऐसे समस्त पद को चुनना है जिसमें संप्रदान कारक का चिन्ह आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले गौशाला। गो मतलब गाय, शाला माने घर, शाला माने वो गाली वाला शाला नहीं, शाला यानी शाला ई वाला शाला। ई शाला गाली होता है, समझा? ई शाला का मतलब घर होता है। समझ गया सब? जो तुम लोग बात बात में अपने होठ पे जबान पर लाते हो, शाला ई होता है, और इस शाला का मतलब होता है घर। तो इस शाला को नहीं पढ़ना है, इसको हटा देना है, इस शाला को पढ़ना है। समझ गया ना? हाँ, अच्छे से। और चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब इस वही लिखना है गौशाला, यानी जहाँ पे हम लोग गाय को रखते हैं, जहाँ गौ माता को रहने के लिए घर बनाया जाता है, उसे ही कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गाय के लिए घर। अब यहाँ के लिए आ गया बाबू, देखिए के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति आया। अब देशभक्ति, यहाँ देखिए देश भक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब यहाँ भी देखो सब अंडरलाइन की मैं कर देती हूँ, तुम लोग समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए घर। पुस्तक के लिए घर हो गया। अब 4 नंबर में आपादान कारक आता है। आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। अब देखो आपादान तत्पुरुष कारक में दो ऐसे
ऐसे विभक्ति होते हैं जिनका बोलने पर से एक तरह से उच्चारण होता है। वो कौन कौन सा बताइए? एक करण कारक और दूसरा आपादान कारक। अब देखो, अब इसका भी से ही होता है, इसकी विभक्ति क्या होती है? से। लेकिन ध्यान देना है कि अब इस से का मतलब क्या होगा, तो इस से का मतलब क्या होगा? आपादान कारक में उस से का मतलब बिछड़ाओ, अलगाओ, अलग हो जाना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या पेड़ से गिरा हुआ पत्ता हम लोग ले जाकर उसमें लगा सकते हैं? नहीं, वो बिछुड़ गया, वो अलग हो गया। और इस से का मतलब जो सट जाए, जो संबंध को बनाए रखे, जो बताए कि हम उसके पास हैं। अब ध्यान से फिर सुनो, आपादान कारक यानी तत्पुरुष समास का अर्थ होता है से, और से का मतलब बिछुड़ जाना, अलग हो जाना, अलगाव करना, ठीक है। और करण तत्पुरुष का होता है से, माने समक्ष में उसके साथ होना। अब आपादान तत्पुरुष, अब यहाँ देखो, जैसे जन्मान, यहाँ समस्त पद में लिख लो, यहाँ पे लिखना है विग्रह या जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधा, जन्म से अब देखो, नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, अच्छा ऋण का मतलब तो जानता ही होगा, ऋण का मतलब होता है कर्ज, ऋण का कर्ज, यानी कि ऋण से मुक्त। अब 5 नंबर में चलते हैं, संबंध तत्पुरुष। अब उसी तरह से यहाँ भी लिख देना है समस्त पद, और यहाँ लिखना है विग्रह। अब चलिए 3 शब्द इसमें भी मैं लिख देती हूँ, हिमालय, कठपुतली, और देश सेवा। देश सेवा। अब चलिए इसका हम लोग विग्रह करेंगे, कैसे करके देखते हैं कैसे होता है। ही का आलय, नीम का आलय। अब ध्यान दो, यहाँ सबको देखना है, नीम का आलय, नीम का मतलब पहाड़, पर्वत, और आलय का मतलब घर, कि जहाँ पर्वतों का घर हो उसको क्या बोलेंगे? हिमालय। कठपुतली, काठ की पुतली। अब देखो यहाँ काठ पुल्लिंग शब्द है, काठ क्या है? पुल्लिंग है, और ठीक इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द है, तो आने वाला कारक का जो विभक्ति है उसको भी हम स्त्रीलिंग रूप में ही लिखेंगे। यही सब ध्यान देना है। याद रखिए, काठ माने लकड़ी, काठ की पुतली। अब
क्योंकि पुतली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, समझे? तो हमको वहां पर की का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ देश, देश स्त्रीलिंग शब्द है। देश की सेवा, देश की सेवा। अब इसमें कहीं से कोई अगर तुम लोगों को डाउट लगे या कहीं दिक्कत आए कि नहीं समझ में आया है, तो उसको तुम लोग अपने कॉपी में एक साइड में नोट कर लेना, और जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग उसको समझेंगे। और अच्छे से फिर जो है इसको समझ लेंगे। जहाँ कहीं भी तुम लोगों को कठिनाई लगे समझने में, वहाँ तुम लोग फिर से इसको पूछ लेना, अच्छे से फिर समझ लेना। आज तुम लोग हिंदी व्याकरण में समास के पहले भेद के बारे में जाने हो। 5 पढ़ा दिए, अब एक इसका बच गया है। फिर यहाँ देख लो, तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का अंतिम खंड प्रधान हो। कल बताए थे ना कि 2 खंड होते हैं, अंतिम खंड यानी कि गौण खंड और प्रथम खंड, पहला खंड, ठीक है। और आज उसी को विस्तार से मैं तुम लोगों को बता दी हूँ, तुम लोग अच्छे से लिख लेना। अब फिर हम लोग कल मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे भी। ठंड बहुत है, सब अपने घर पे अच्छे से अपने माता पिता के साथ आदर के साथ रहना, खाना पीना और आराम करना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय।